Hi friends. Last time we started with the study of motion. We saw that the branch studying motion is called mechanics. Mechanics means it's a study of motion. Branch of physics dealing with study of motion. Mechanics was further classified into two parts: kinematics and dynamics. Kinematics was the part of mechanics which was studying purely the motion without worrying about the causes. And dynamics was a portion of mechanics which was studying causes behind motion. तो मोशन शुरू होने से पहले कॉजेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज डायनामिक्स, एंड मोशन शुरू हो जाने के बाद प्योरली अबाउट मोशन, दैट इज काइनेमेटिक्स. ओके, सो दैट आर द टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स. अब फिर बाद में हमने पढ़ा था कि मोशन इज प्योरली अ रिलेटिव टर्म. मोशन को हमने डिफाइन किया था एज चेंजिंग पोजिशन ऑफ अ बॉडी व्हेन अ बॉडी चेंजेस पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. अब ये रेफरेंस पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये वो चीज़ है, ये वो जगह है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो एंड जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हो. वी कॉल इट एज रेफरेंस फ्रेम. तो रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट भी हमने लिया था, उसके बेस पर हमने बोला था कि मोशन इज प्योरली अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट. मेरे लिए अगर बॉडी मोशन में तो हो सकता है दूसरे के लिए मोशन में ना भी हो, राइट? सो दैट्स अ कॉन्सेप्ट कि कहाँ से आप, वेयर यू ऑब्जर्व एंड इन विच डायरेक्शन यू ऑब्जर्व, दैट इज विच रेफरेंस फ्रेम यू आर टेकिंग कंसिडरिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ मोशन. फिर हमने बात की थी पोजिशन ऑफ पार्टिकल की. क्या पार्टिकल्स पोजीशन कैन बी गिवन बाय एक्स वाई जेड. कहाँ पर है? विद रिस्पेक्ट टू गिवन ओरिजिन. हम लोग जब भी किसी पार्टिकल का पोजीशन देते हैं, सपोज ये पार्टिकल टी यहाँ पे, तो किस बेस पे बोलेंगे? तो उसके लिए भी अज्यूम अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. यूजुअली इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस वी टेक रेफरेंस पॉइंट एज ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका, इस पार्टिकल का. This position vector shows the position of point P, characterized by x, y, z position coordinates. And साथ में टाइम t भी बोला था, चौथा कोऑर्डिनेट भी ऐड किया था. पार्टिकल इज एट पोजीशन P एट टाइम t, ये बोला था हमने. तो ये हो गया रिगार्डिंग पोजीशन के बारे में. अब चलते हैं आगे. तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पाथ लेंथ, दूसरा डिस्प्लेसमेंट एंड तीसरा डिस्टेंस. ये तीन वर्डों को समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दीज थ्री वर्ड्स, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. एज सच ऑल द थ्री आर सेम. मीनिंग वाइज ऑल्सो दे आर ऑल द थ्री आर सेम. एज इफ यू यूज अ डिक्शनरी, literal meaning of all the three is same: path length, displacement, distance. But physics shows a difference between them. These three are different as far as physics is concerned. तो चलो देखते हैं तीनों का मीनिंग क्या है. पोजीशन की बात हो गई, उसके बाद हम लोग चलते हैं इन तीन वर्ड्स के बारे में, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. ना ये क्या चीज़ है, इनको समझते हैं. सपोज एक पार्टिकल ए से शुरू करता है, बी पे आया, मूविंग अलोंग दिस लाइन. ए से शुरू करता है, बी पे आया, तो उसने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, दिस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल. ये एक्चुअल पाथ का लेंथ जो है इसको बोलते हैं पाथ लेंथ. द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड पाथ लेंथ. ये पाथ लेंथ हो गया, बराबर. ये कवर्ड पाथ पे जो मूव कर रहा था वो पाथ लेंथ हो गया. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अच्छा, तो यहाँ पे पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे? ए टू बी कर्व, आर्क ए बी इज द पाथ लेंथ. देन डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट विद द फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन विद द फाइनल पोजीशन. अब इनिशियल कहाँ पे था? इनिशियली पार्टिकल ए पे था, फाइनली कहाँ पे आया? बी पे आया. तो वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ द फाइनल पोजीशन, दिस वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर ए बी. अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन ऑफ द फाइनल पोजीशन, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. एंड तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस का. डिस्टेंस क्या है? तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सपोज हमने यूं बता दिया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ ए बी या लेंथ ऑफ दिस वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, mod a b bar, that is simply distance a b is called the distance. Clear? तो डिस्टेंस यानी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस बोलते हैं. एंड जिस पाथ से वो एक्चुअली जा रहा है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, दैट उस पाथ का लेंथ इज कॉल्ड पाथ लेंथ. आप बोलोगे तीनों तीन में फर्क क्या है? कोई जाता है, सारे के सारे डिस्टेंस है. हर एक के लिए देखो तो हर एक का यूनिट क्या आएगा? डिस्टेंस कवर्ड ये से मीटर, हर एक का यूनिट मीटर है. हर एक का डायमेंशनल इक्वेशन m0 l1 t0 हर एक के लिए. तो फिर डिफरेंस क्या है?
Length of the path on which particle moves, that's path length. Vector joining initial position the final position, that is displacement. And distance and उस displacement का length. Displacement vector का magnitude is called the distance. वैसे तो तीनों सेम दिखते हैं. चलो इन तीनों के बारे में हम लोग अलग अलग केसेस लेते हैं ताकि हमको पता लगे क्या चीज़ है. So to understand the difference between path length, displacement and distance, let us take few cases. यहाँ पे मैंने टेबल फॉर्म में रख दिया इसे ताकि हमको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर और जल्दी क्लियर हो. केसेस दूंगा यहाँ पे फर्स्ट रो में. आई राइट द केस. हर एक केस में पाथ लेंथ कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्टेंस कितना है, ये तीनों तीन हमने नोट करना है. बराबर. पहला केस हम लेते हैं, अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम P टू Q. अ पार्टिकल मूविंग फ्रॉम P टू Q. तो पहला केस P टू Q एंड इट्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ. इट्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ. बराबर. तो P से Q को देखें तो पाथ लेंथ कितना, तो P से Q का डिस्टेंस एक्चुअल पाथ का वर्ड P से Q. सेकेंडली डिस्प्लेसमेंट कितना, तो इनिशियल पोजीशन इज P, फाइनल पोजीशन इज Q. तो वेक्टर जॉइनिंग P टू Q, तो वेक्टर PQ बार इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस. एंड फिर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस यानी क्या है, डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, PQ बार, तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ PQ बार. एंड यहाँ देखो तो इट इज इक्वल टू PQ. तो इस केस में देखें तो पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस दोनों सेम आता है, यानी ये केस में योर पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस. ये केस में योर पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस. ओके. तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ के केस में पाथ लेंथ बोलो या डिस्टेंस कॉर्ड बोलो, दोनों सेम आता है. ओके. नेक्स्ट हम केस लेते हैं, एक सर्कल है. इस सर्कल में स्टार्टिंग करते हैं सपोज ये पॉइंट ए से. ए इज द इनिशियल पोजीशन. सर्कल का रेडियस चलो हम लोग बोल देते हैं R. पार्टिकल ने ए से शुरू किया, सपोज बी पे आया, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट बी पे आया. ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ए से शुरू करके बी पे आया ये पार्टिकल. बराबर. लेट्स से एरो बताते हैं, यूं आया ए से बी. तो उसका पाथ लेंथ कौन सा, एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कवर ए टू बी यानी RKB. एंड RKB का लेंथ कितना होगा, तो आधा सरकमफरेंस. आधा सरकमफरेंस यानी कि पाई आर मीन्स 3.14 आर. तो पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना, एक्चुअल पाथ लेंथ कितना उसका 3.14 आर, वेयर आर इज द रेडियस. ओके. ये कौन सा केस है, A to B ऑन द सर्कुलर पाथ. A to B ऑन सर्कुलर पाथ. ओके. डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तो इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन B, a line, a vector joining these two, that vector becomes the displacement vector. So displacement vector क्या आएगा, vector AB. Vector AB is a displacement vector. and इस vector का मैग्नीट्यूड कितना, तो displacement will be AB बार का मैग्नीट्यूड. and ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, इक्वल टू AB. and AB डिस्टेंस कितना है, रेडियस एंड रेडियस डायमीटर है ना, that is 2r. ओके. तो पार्टिकल मूविंग फ्रॉम A टू B, पार्टिकल मूविंग फ्रॉम A टू B, डिस्टेंस कवर्ड 2r है, पर एक्चुअल पाथ का लेंथ कितना है, 3.14. यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द टू. पाथ लेंथ कितना है, 3.14 आर, हाफ द सरकमफरेंस, व्हाइल डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस इज 2r. वो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है. ओके. फिर लेते हैं केस दूसरा, पार्टिकल मूविंग फ्रॉम A टू C. C वी टेक इट हियर, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे. अब देखें तो पाथ लेंथ क्या होगा, A टू C, कर्व AC यानी आर्क AC विल बी द पाथ लेंथ. एंड ये कितना होगा, तो 90 डिग्री एंगल यानी π/2, पाई आर का आधा, π/2r यानी 3.14 का आधा विल बी 1.57 आर. ये हो गया एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड. ये लेंथ कितना होगा, 1.57 टाइम्स 3.14 का आधा, इसका आधा हुआ. फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जोइंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस केस में क्या होगा, AC बार. एंड ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ कितना है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड C,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ ये आर है, ये भी रेडियस आर, एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी √2r हाइपोटेन्यूज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आर है, ये आर है, तो ये √2r हो गया। तो AC का मैग्नीट्यूड यानी कि AC लेंथ विल बी √2r and that is 1.41r. You can see that actual path covered is arc AC while the distance is AC distance, direct distance AC, that is 1.41r. चलो तीसरा केस लेते हैं। पार्टिकल मूविंग फ्रॉम A to C to B to A बैक, पूरा पाथ कवर किया उसने, A से C पे आया, C से B पे आया, B से वापस A पे आया, यानी 1 फुल सर्कल ऑन द सर्कुलर पाथ। ये भी सर्कुलर पाथ की बात है, ये भी सर्कुलर पाथ की बात बराबर है। यानी क्या क्या पार्टिकल है, A से C से B से होता हुआ वापस A पे, तो इसका पाथ लेंथ क्या होगा, पाथ लेंथ विल बी 1 कंप्लीट सर्कल, डिस्टेंस कवर 2 पाई। पाथ लेंथ कितना होगा, A से शुरू किया, C से होता हुआ, B से होता हुआ, it covers a complete circle यानी कि circumference of the circle 2 pi r and that will be 6.28 r। इतना पाथ लेंथ है, कितना पाथ लेंथ है। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन A to A, A भी यही है, B भी A, फिर इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यहीं पे ही है। When initial and final position is same, displacement is said to be zero vector, डिस्प्लेसमेंट भी 0। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा इस केस में, 0, यानी कि पूरा राउंड मारा तो पार्टिकल ने डिस्टेंस 0 कवर किया, पूरा राउंड मारा तो पार्टिकल ने डिस्टेंस 0 कवर किया, पर पाथ लेंथ 6.28 आ, एक्चुअल पाथ कवर्ड कितना है 6.28 आ। ये तो कैसा हो गया, कई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए या जॉगिंग करने के लिए गार्डन में जाते हैं, गार्डन में देखे तो पूरा एक एंड से पूरा सर्कल होता है, राउंड होता है पूरा। अब एक दादाजी सुबह सुबह अपने पोते को लेके गए गार्डन में, पोते को बोला बैठ जा तू यहाँ पे, मैं राउंड मार के आता हूँ। दादाजी ने राउंड मार के वापस आए, पोते ने बोला, दादाजी ने पोते से पूछा मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, पोते ने बोला 0, बिल्कुल नहीं कवर किया, डिस्टेंस कवर 0। दादा बोले मैं इतना तो चल के आया यार, तू 0 कैसे बोल सकता है। दादाजी डिस्टेंस कवर तो 0 है पूरे राउंड का, हाँ जो आपने किया वो पाथ लेंथ कवर है, नॉट द डिस्टेंस। इसे डिस्टेंस वर्ड बिकम्स इनएप्रोप्रिएट है, चला है ना। ये नॉर्मल रूटीन लाइफ में इट इज फाइन, बट व्हेन यू कम टू फिजिक्स बोथ ऑफ देम मींस डिफरेंट। एक कंप्लीट राउंड में डिस्टेंस कवर 0 होगा, एक्चुअल पाथ लेंथ कितना है। तो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस। ओके, तो पाथ लेंथ इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, व्हाइल डिस्टेंस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ओके, सो दैट्स द केस। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज है। एक और बात नोट वर्दी है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखें तो पाथ लेंथ की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से ज्यादा आती है, पाथ लेंथ की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा आती है, पाथ लेंथ की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा है। यानी जनरली देखो तो पाथ लेंथ इज, चलो पाथ लेंथ को शॉर्ट फॉर्म में पीएल लिख देते हैं, पीएल इज ग्रेटर देन डिस्टेंस कवर्ड, या फिर यूं बोलो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, बराबर। पीएल इज पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस कवर्ड का वैल्यू, हाँ इक्वल टू पीएल, यानी जनरली क्या बोलेंगे कि पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड से पाथ लेंथ हमेशा ज्यादा या मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस किस केस में, ओनली वन केस, व्हेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन, व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ वी टेक पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस। बाकी हर एक केस में पाथ लेंथ इज बिगर, एक्चुअल पाथ लेंथ इज बिगर देन द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, पी से क्यू आया तो मतलब ये कैसा रास्ता है, अरे पहाड़ी रास्ते ऐसे ही होते हैं ना, तो आप घूमते फिरते जा रहे हो। वैसे आपको बोलो मैप बताता है कि डिस्टेंस खाली 3 किलोमीटर का ही है यहाँ से यहाँ, पर पता लगे पूरा घूमते घूमते 22 किलोमीटर निकाले। जो लोग माउंट आबू जाते हैं उनको पता होगा कि माउंट आबू बेस से टॉप पर जाने के लिए वैसे देखा जाए तो उसका डिस्टेंस 3 या 3.5 किलोमीटर ही है, पर जब माइलोमीटर देखते हैं ऊपर पहुंचते तब 21 किलोमीटर के आसपास है, 21 किलोमीटर सिर्फ। क्यों, घूमते घूमते जा रहे हैं। बाकी नीचे से टॉप सीधा देखो तो डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर ही है।
बराबर है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस। क्लियर अबाउट दिस? यानी कि इन जनरल पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वल टू ओनली व्हेन इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब बात को आगे बढ़ाएं। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? वी आर स्टडीइंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस दोनों सेम ही चीज होगा। फॉर अस पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, इसलिए हम लोग इस चैप्टर में पाथ लेंथ वर्ड बहुत कम यूज करेंगे, हम लोग डिस्टेंस ही बोलेंगे। ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, पर इस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट तो यूं भी आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर इज मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मींस सिंगल कोऑर्डिनेट, एंड सिंगल कोऑर्डिनेट तो वेक्टर फॉर्म की जरूरत ही नहीं है। वेक्टर फॉर्म इज इन्वॉल्व ओनली व्हेन देयर इज अ प्लेन और अ स्पेस। सिंगल कोऑर्डिनेट में वी डोंट यूज वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म यू भी यूज करने वाले नहीं है, तो मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर फॉर्म तो आएगा नहीं डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी बात करेंगे डिस्टेंस की करेंगे। एंड इस स्ट्रेट लाइन मोशन में हमारे लिए पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस दोनों सेम है इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही, क्योंकि इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन, तो पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम इस चैप्टर में ही। विल नॉट बी कंसीडरिंग डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लेंगे, चैप्टर नंबर 4 में आएगा जब प्लेन की बातें करेंगे। हाँ, पर साथ साथ में विल बी डेवलपिंग बोथ ऑफ देम, इसलिए हमने वेक्टर्स पहले पढ़ लिया है ताकि थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हम लोग साइड बाय साइड देख सकें। फोर्थ के कॉन्सेप्ट थर्ड के साथ साथ क्लियर एग्जैक्टली सेम। थर्ड चैप्टर पूरा फोर्थ में रिपीट होगा, पर वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि मोशन है प्लेन है, वहां पे 2 कोऑर्डिनेट, स्पेस है तो 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। खाली इधर जो हम लोग स्केलर के फॉर्म में बात करें वहां पे वेक्टर फॉर्म में बात करें वाले, इससे 3 एंड 4 विल बी ऑलमोस्ट द सेम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। दूसरी बात हमारे लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, इस चैप्टर में पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम, इससे विल नॉट बी कीपिंग अ डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। In this chapter will be having path length and displacement, distance, all the 3 are same for us. Okay, तो ये हो गया regarding these 3 important terms. So let's continue further. हमने 3 वर्ड देखे थे, एक तो डिस्टेंस का वर्ड जिसको हम लोग पाथ लेंथ भी बोलेंगे, दोनों एक ही हमारे लिए तो, एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ये 3 वर्ड में से इन दोनों को तो सेम बोल दिया हमने। अब चलते हैं इन दोनों की बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, so has a direction involved. Distance is a scalar quantity, no direction involved. Okay, distance is purely scalar, no direction involved. Displacement is vector quantity, so direction is involved. यहाँ पे हम लोग वन डायमेंशन ले रहे हैं, इसलिए इधर डायरेक्शन की बात करें तो इधर वेक्टर फॉर्म नहीं लेंगे, स्केलर फॉर्म ही लेंगे। पर यूं बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बराबर सीधा सीधा चला रहे हैं तो किलोमीटर ऐड होते हैं, पर अगर रिवर्स में चला रहे हैं तो क्या माइनस होने लगता है? आपने देखा कभी माइलोमीटर उल्टा चले? नहीं। मैंने सुबह सुबह उठ के -5 किलोमीटर दौड़ा, इज इट पॉसिबल? नहीं, वो मैं उल्टे पाँव चल रहा था ना, इसलिए। कैन यू से -5 किलोमीटर डिस्टेंस? नहीं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट यू कैन से पॉजिटिव नेगेटिव। किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, किस कंडीशन में नेगेटिव? तो सपोज दिस द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मोशन। पार्टिकल यहां से शुरू कर रहा है। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो फाइनल पोजीशन व्हिच इज x2, इनिशियल पोजीशन इज x1, तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 विल बी पॉजिटिव। अरे समझना हो तो चलो नंबर लाइन लेके नंबर से देख लेते हैं। ये नंबर लाइन है, सपोज ये 0, फिर 1 2 3 4 5, तो पार्टिकल 5 पे आया, तो क्या हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट? x2 माइनस 5 माइनस 0 5 हो गया। पर जब ये तो क्या हुआ, पार्टिकल 0 से शुरू करके 5 पे आया, 0 से शुरू करके 5 पे आया तब की बात है। जब पार्टिकल 5 से 0 आ रहा हो, तो 5 से 0 आ रहा है मतलब इनिशियल पोजीशन कौन सी हो गई 5, एंड फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई 0, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? x2 माइनस x1 विल बी इक्वल टू 0, फाइनल पोजीशन -5 -5। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज रिटर्निंग बैक। So what we find is that distance is always positive while displacement can be positive or negative. हाँ, डिस्टेंस को नेगेटिव बोल सकते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात कर रहे हो तो डिस्टेंस हैज टेकन नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक टू ओरिजिन। ओरिजिन से दूर जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से दूर जा रहा है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस इज पॉजिटिव, while if returning back then displacement is taken as negative. So negative distance means क्या? Returning back to origin. Negative displacement यानी क्या? Returning back to origin.
क्लियर अबाउट दिस? तो ये हो गया एक माइनर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर अ कांसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तुम बोलोगे दोनों में फर्क क्या है? आगे वेक्टर्स पोर्शन हमने देख लिया कि बोथ आर डिफरेंट. कैसे? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाइल वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एवरेज लिखा है, अब स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, छोटा v. आगे पीछे एंगल ब्रैकेट बना लो, ये एवरेज का सिंबल हो गया. एंड वेलोसिटी के लिए अगेन v बट वेक्टर फॉर्म में. स्पीड इन वेक्टर फॉर्म इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो इसका सिंबल हो गया एवरेज के लिए आगे पीछे एंगल ब्रैकेट बना दिया. दिस एंगल ब्रैकेट यानी ग्रेटर देन लेस देन सिंबल on the two sides of this v shows the average. now ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो शुरू करते हैं. फॉर अ पार्टिकल सपोज का इनिशियल पोजीशन इज x1, फाइनल पोजीशन इज सपोज x2. तो देयरफॉर पाथ लेंथ उसका क्या हो जाएगा? पाथ लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा x से, दैट इज x2 माइनस x1. ओके, टाइम टेकन फॉर दिस पाथ लेंथ, टाइम टेकन कितना होगा? तो लेट्स से डेल्टा टी. इनिशियल पोजीशन है t इक्वल टू 0, वाइल फाइनल पोजीशन है t2 इक्वल टू t बोल देते हैं. तो t2 माइनस t1 दैट्स इक्वल टू t. देन रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड यानी पाथ लेंथ, रेशियो ऑफ पाथ लेंथ एंड टाइम टेकन फॉर दिस पाथ लेंथ, दैट्स कॉल्ड एवरेज स्पीड. इसलिए लिखेंगे क्या इसको? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. ये हो गया फॉर्मूला एवरेज स्पीड का. सेम टू सेम बातें. इनिशियल पोजीशन लेट्स से x1 बार, फाइनल पोजीशन लेट्स से x2 बार. इनिशियल पोजीशन का टाइम, इनिशियल से टाइम t इक्वल टू 0 ले लिया, फाइनल है तो t इक्वल टू t बोल दिया. तो देयरफॉर यहाँ चेंज इन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट विल डिनोटेड बाय डेल्टा x बार विल बी इक्वल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सेम टू सेम कहानी. एंड टाइम टेकन, तो टाइम इज नॉट अ वेक्टर फॉर्म, टाइम इज प्योरली स्केलर क्वांटिटी. तो एज इट इज रहेगा t2 माइनस t1. इस पर्टिकुलर केस में ये t है. देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. कहा जाना कि यहाँ पे पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. सो एवरेज v बार विल बी इक्वल टू डेल्टा x बार अपॉन डेल्टा t. ओके, इस चैप्टर में वी आर नॉट टेकिंग वेलोसिटी एज वेक्टर क्वांटिटी. सो ये वेक्टर सिंबल यहाँ हटा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं. खाली फॉर्मूला में डिफरेंस रखने का, एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये याद रखने का. इस चैप्टर में हम लोग इसको x बार में बार वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं. ये चैप्टर में विल टेक इट इन द नेक्स्ट चैप्टर बार फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में. ओके, तो ये हो गया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. नाउ एवरेज स्पीड इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम. पाथ लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. पाथ लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव. पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसलिए एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा. जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर द केस. ये याद रखने का दोनों के बीच का डिफरेंस में. एक तो ये पाथ लेंथ अपॉन टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है. ये पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा. दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. क्लियर? अब ये एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड जो कॉन्सेप्ट लिया है, अच्छा सॉरी एक और चीज, इसका यूनिट नई क्वांटिटी है, यूनिट एंड डायमेंशन में क्वेश्चन तो बनता है. यूनिट एंड पाथ लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इज यूनिट. एंड द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर दिस वन m0 l1 t-1, दोनों के लिए सेम. ये दोनों के लिए कॉमन है. ओके, ना यहाँ पे आपको क्वेश्चन राइज होगा कि हम लोग 8th में जब इसको पढ़ते थे, 8th और 9th में, तो ये स्पीड था, वेलोसिटी वर्ड भी था, चलो वहां पे डिस्प्लेसमेंट भी था, वेलोसिटी वर्ड भी था, पर ये एवरेज ये कुछ समझ में नहीं आया. चलो इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं अगले आगे इसके बाद. चलो अब कॉन्सेप्ट लेते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड यानी क्या? तो इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम.
डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम या पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच का गैप अपॉन टाइम टेकन। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है जो घर से क्लास पे आते हैं, होम टू क्लास, अराउंड डिस्टेंस 3 किलोमीटर जितना है। ही कम्स ऑन एक्टिवा, द पर्सन कम्स ऑन एन एक्टिवा, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, टेक्स अराउंड 15 मिनट्स टू रीच, टेक्स अराउंड 15 मिनट्स टू रीच है। तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? एक्टिवा पे आ रहे थे, एवरेज स्पीड कितनी होगी? 15 मिनट में 15 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर, तो फिर 1 आवर मीन 60 मिनट्स में कितना किलोमीटर होगा? 4 टाइम्स 4 टाइम्स तो 12 किलोमीटर पर आवर। अब उन्हें मैंने बोला कि आपकी स्पीड तो 12 किलोमीटर पर आवर निकली, 15 मिनट लगे 3 किलोमीटर कवर करने में, तो स्पीड तुम्हारी 12 किलोमीटर पर आवर। बोले एक्टिवा पे 12 किलोमीटर पर आवर? सर क्या मजाक करते हो, इससे तो साइकिल तेज भागती है। चलो देख लेते हैं। साइकिल पे एक स्टूडेंट ने बोला, साइकिल लेके आ रहा था, घर से उनकी स्कूल का डिस्टेंस अराउंड 2 किलोमीटर, अराउंड 2 किलोमीटर है, एंड ही टेक्स अराउंड 15 मिनट्स टू रीच देयर। ओके, तो 15 मिनट्स में 2 किलोमीटर, तो 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में कितना होगा? तो द स्पीड कम्स आउट टू बी 8 किलोमीटर पर आवर। साइकिल चलाते 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, एक्टिवा 12 की स्पीड पे, साइकिल 8 की स्पीड पे। अजीब बात है। इससे मुझे बोला सर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने देखा है, मैं 60 की स्पीड पे भगाता हूँ गाड़ी, तो फिर ये 12 किलोमीटर, तो मैं बोला 3 किलोमीटर चले, कितना टाइम लगा? 15 मिनट लगा, तो फिर तो हिसाब से 12 किलोमीटर होगा। नहीं सर मैं शायद 10 मिनट में आ गया था। तो ठीक है बच्चों, 10 मिनट लेते हैं, तो ये तो बढ़ के 18 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी कि जो उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है एक्टिवा में, 18 किलोमीटर पर आवर। होंडा की कंपनी को पता चला तो एक्टिवा बनाना ही बंद कर देंगे, बोले इतनी कम स्पीड पे तो बैलगाड़ियां चलती है, इस स्पीड की गाड़ी एक्टिवा का क्या करना है? तो यहाँ पंगा क्या हो गया? द पर्सन वॉज कवरिंग 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, सो ऑन कैलकुलेटिंग इट कम्स आउट टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो कहाँ गड़बड़ हो गई? आप लोग भी अपने व्हीकल में चेक करें डिस्टेंस कितना कवर करते हो, ऊपर तो माइलोमीटर है उसके ऊपर पता लग जाएगा। सेकेंडली टाइम नोट करें तो विल कम टू नो कि तुम्हारी ऑन एवरेज तुम्हारी स्पीड कितनी आएगी। 18 से 20 किलोमीटर पर आवर, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं होगी। तुम बोलोगे सर मैं तो 40-60 की स्पीड तो चला लेता हूँ आराम से, तो ये 18 क्यों हो गया? द रीजन इज हियर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग we take the total distance covered from starting point to ending point and we take the total time taken, total distance total time taken and we get this thing, total distance total time taken and we get the average। ये हमने 10 लिया है, बराबर है, we get the this much as a speed। पर ये क्या पूरे पाथ के लिए फ्रॉम होम टू क्लास, पूरे पाथ के लिए फ्रॉम होम टू स्कूल, पूरे पाथ के लिए। हाँ, ड्यूरिंग दिस मोशन फ्रॉम होम टू स्कूल, अगर चलो उस मोशन को हम लोग एनालाइज करें तो सिचुएशन क्या है? घर से बंदा निकला, घर यानी समझ लो उसका फ्लैट में, वो फ्लैट में रहता है, नीचे पार्क किया होता है एक्टिवा, पार्किंग से बाहर निकाला, फ्लैट में सोसाइटी में से बाहर गेट पे निकलते वक्त, सोसाइटी में गेट में निकलते वक्त क्या 60 की स्पीड पे चलाओगे? नहीं, तब तो धीरे धीरे चली होगी ना, क्योंकि सोसाइटी के अंदर लोग मूव कर रहे हो, कोई आता है जाता है, छोटे बच्चे खेल रहे हो, तो यू कैन नॉट मूव फास्ट। तो आपकी स्पीड कितनी होगी? हार्डली 5 या 10 किलोमीटर पर आवर। सोसाइटी के गेट से बाहर निकले, मेन रोड पे टच हो रहा है, रोड पे टच हो रहा है, तो आप रोड पे सीधा घुस जाएंगे और टर्न मार के निकलेंगे? नहीं, ऑब्वियसली व्हेन यू कम आउट ऑफ द गेट यू लुक ऑन द टू साइड, स्लो डाउन योर व्हीकल, लुक ऑन द टू साइड एंड देन यू टेक अ टर्न। वो स्लो डाउन हो गए तब अराउंड 5-10 की स्पीड होगी। एंड जैसे ही रोड पे आ गए, रोड खुला है, खाली है, तो आप भगाओगे सीधी 60 पे, बराबर, वहां तो आप 5-10 पे नहीं रखोगे। आगे चले, 4 रास्ते पे आए, 4 रास्ते आपको लेफ्ट टर्न लेना है, क्या आप 60 की स्पीड पे लेफ्ट टर्न मार लेंगे? ऑब्वियसली नॉट। आप गाड़ी को स्लो करेंगे, एंड अगर इफ इट्स अ ट्रैफिक लाइट देन रेड लाइट पे गाड़ी रोक भी दोगे। रेड लाइट पे जब गाड़ी आपने रोकी होगी तब टाइम स्टिल कंटिन्यूज, टिक 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 घड़ी तो चालू रहेगी, आपकी व्हीकल की स्पीड 0 है उस मोमेंट पे, नो डिस्टेंस कवर बट द टाइम कंटिन्यूस, यानी उसमें टाइम आगे बढ़ रहा है पर डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, वो 0 स्पीड वाले पोजिशन से। फिर ग्रीन लाइट हुई, आपने निकाला उधर, ट्रैफिक था इसे थोड़ा धीरे लिया, फिर आगे जैसे ही जगह बनी भगाई 60, 70, 80 तक। So during the motion from home to class, there are moments when you have 0 speed, low speed. There are moments you drive with high speed.
यानी एवरी मोमेंट द स्पीड इज चेंजिंग। वो आप एक्सीलरेटर घुमाते रहते हो, उसके हिसाब से ऊपर कांटा भागता रहता है, यानी कि एवरी मोमेंट द स्पीड इज चेंजिंग। तो ये क्या है, ये तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के टोटल की बात है। इट इज अबाउट द टोटल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी पूरे रास्ते की बात है, पूरे रास्ते का पूरा टाइम, एंड दैट्स कॉल्ड द एवरेज स्पीड। एवरेज फॉर द एंटायर पाथ फ्रॉम होम टू क्लास, एवरेज फॉर द एंटायर पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हाँ, एट एवरी मोमेंट इट वुड बी डिफरेंट ऑन दिस पाथ, एट एवरी मोमेंट द स्पीड माइट बी डिफरेंट, और ये हर एक मोमेंट पे जो डिफरेंट स्पीड है उन सबका एवरेज है ये पूरा, इसलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, therefore it's the concept of average speed or average velocity। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट इसीलिए, एवरेज स्पीड क्या बताता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के पूरे पाथ का एवरेज, नॉट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। यानी सर अगर मुझे चाहिए कि मैं इस मोमेंट पे कितनी स्पीड से जा रहा हूँ, वो कैसे पता चलेगा, तो देयर एवरेज डज नॉट हेल्प। सो एवरेज स्पीड डज नॉट गिव द आइडिया व्हाट इज योर स्पीड एट द गिवन मोमेंट ड्यूरिंग द जर्नी। एट द गिवन मोमेंट तुम्हारी स्पीड कितनी है वो नहीं देता है, ये तो पूरे पाथ का एवरेज दे रहा है, इसलिए देख रहा है ऐसा। किसी मोमेंट पे आपने 60 पे चलाया वो नहीं बताएगा, ये किसी मोमेंट पे आप खड़े रहते 0 होता वो नहीं बताएगा। ये एवरेज स्पीड तो बताएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के पाथ के लिए पूरा एवरेज कितना है। क्लियर, एट अ गिवन मोमेंट कितना आता है, उसके लिए वी एडवांस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट टू इंस्टेंटेनियस। वर्ड थोड़ा बोलने में तकलीफ वाला है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ये इंस्टेंट, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, what is the position, what is the speed, that is what it gives, instantaneous speed। okay, तो एवरेज स्पीड gives for the entire path, but at a given moment स्पीड कितनी है वो इंस्टेंटेनियस से मिलेगी। इंस्टेंटेनियस यानी एट अ गिवन मोमेंट। अब वो कैसे मिलेगा हमको, वो कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देना है। फिर हम जो व्हीकल पे जाते हैं, उस व्हीकल पे हमने ये जो कैलकुलेट किया वो तो एवरेज स्पीड था, पूरे पाथ को और पूरे टाइम को साथ में लेके। पर जब व्हीकल पे जा रहे हो तो ऊपर जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर पे जो पॉइंटर बताता है आपको रीडिंग, व्हाट इज दैट, जिस मोमेंट पे आप देखते हो उस मोमेंट पे जो पॉइंटर बता रहा है वो उस मोमेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड है, उस मोमेंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड यू कैन गेट फ्रॉम द स्पीडोमीटर। बराबर है, एवरेज के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस का और टोटल टाइम का। घड़ी देखो, डिस्टेंस देखो, एंड फिर अकॉर्डिंगली यू गेट द एवरेज। तो एवरेज की वैल्यू 18 आ रही है, पर हो सकता है इंस्टेंटेनियस 0 भी हो सकता है इंस्टेंटेनियस 40 भी हो सकता है इंस्टेंट 60 भी हो सकता है इंस्टेंट 10 भी हो, 15 भी हो, कुछ इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू मूव योर एक्सेलरेटर। तो स्पीड अलग अलग आ सकती है इंस्टेंट स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, पर पूरे जर्नी का एवरेज इज दिस एवरेज स्पीड। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, दैट्स व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड डज नॉट गिव अस द आइडिया अबाउट व्हाट इज द स्पीड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। पर अगर आपको एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो क्या करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना है। उस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, वर्ड मैथमेटिक्स है तो कुछ तो मैथ्स का सीखना ही पड़ेगा। तो इसके बाद का लेक्चर हमारा एक मैथ्स का छोटा सा टॉपिक डिफरेंशिएशन का होगा, एंड देन विल स्विच ओवर टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो डिफरेंशिएशन ऑफ मैथ्स इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, अ ब्रांच ऑफ मैथ्स। तो इसके बाद हमारा एक छोटा सा लेक्चर मैथ्स का कैलकुलस के बारे में, एंड देन विल स्विच ओवर बैक टू फिजिक्स।